सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर। ठीक है, तो वेक्टर में मैंने अभी तक आपको पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ा दी थी, जो कि एक मेन टॉपिक में बता रहा हूँ। वैसे आपको इंट्रो मिल चुका है वेक्टर का, वेक्टर होता क्या है, कैसे क्या है, इसके अंदर होता क्या है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब ये कंटेन करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर, जो कि है वेक्टर एडिशन लॉज। ठीक है, 3 लॉज आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आज हम समझेंगे सारे सारे कॉन्सेप्ट समझने आज हमें। ठीक है, तो 3 लॉज आपको ऐसे दिए गए हैं जिससे कि आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। पहला लॉ है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। इन तीनों लॉज की हेल्प से आप अपने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड से समझेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड है क्या? ये वो है जो कि जिसमें हम डायग्राम की हेल्प से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। सेकंड एनालिटिकल मेथड में सेकंड जो थर्ड पार्ट आएगा वेक्टर का, उसमें समझाया जाएगा। एनालिटिकल पार्ट क्या होता है? इसमें आपको फॉर्मूले से बता दिए जाएंगे इन तीनों लॉज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले लॉ से, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है? जब कभी भी हम दो वेक्टर्स को प्लस करते हैं, मान लो एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर। जब कभी भी हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा। ठीक है, जब कभी भी हम दो वेक्टर को प्लस करते हैं तो हमारे पास तीसरा जो प्लस होकर आता है वो वेक्टर ही होता है, जिसको फिजिक्स में हम कह देते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट। अभी जो ए वेक्टर है इसके पास क्या क्या चीजें होंगी? डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा, बिकॉज ये एक वेक्टर है। इसके पास भी क्या होगा? डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा। अब ये जो तीसरा वेक्टर आएगा ना, ये इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक है, कोई तीसरी चीज नहीं आएगी इसके पास, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल हमें कह दिया कि हमें दो वेक्टर को प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ में आपको एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ना है। एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? इसको पैरेलल शिफ्ट करके आगे ले आओगे ऐसे। ठीक है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर ले आओगे। देखो ऐसे, मैंने इसका डायरेक्शन नहीं चेंज किया। देखो ये उधर की तरफ ही पॉइंट कर रहा था, इधर भी है उधर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे अब कहता हूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, कि इसके बीच का रिजल्टेंट बताओ, तो आप कैसे करोगे? एक वेक्टर आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे और यही इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इस लॉ के स्टेटमेंट से। तो देखो ये कह रहा है स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब, मान लो एक वेक्टर ऐसे है ना, इसको नाम दे देता हूं ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, या फिर किसी भी तरह होगा, किसी भी एंगल में होगा, बट जो उसकी टेल होगी ना इसके हेड से ही जुड़ी होगी। देखो ऐसे, पहले ये ऐसे चला फिर ये ऐसे मुड़ गया, या फिर पहले ये ऐसे चला ऐसे मुड़ जाता। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर। चलिए अब पढ़ते हैं। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो तीसरी साइड बनेगी ना ट्रायंगल की, वो हमें रिजल्टेंट देगा। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इधर होगी, इधर जो रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। चलिए अब इसका क्या नाम रहेगा? रिजल्टेंट। अगर मैं आपसे पूछ लूं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसकी लेंथ ही इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? डायरेक्शन के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा जिसका नाम है अल्फा। ठीक है, ये ए एक्सिस से कितना ऊपर है, मतलब रिजल्टेंट कितना ऊपर है। ठीक है, डायरेक्शन उससे आपको पता चलेगी रिजल्टेंट की। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, रिजल्टेंट जो भी बनाओगे ये इसके सीक्वेंस को तोड़ देगा डायरेक्शन की। देखो ऐसे चला ए वेक्टर, फिर ऐसे चला बी वेक्टर हो गया। अब जो रिजल्टेंट, आप क्या सोच रहे होंगे ये ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बट नहीं, रिजल्टेंट हमेशा सीक्वेंस तोड़ता है, वो ऐसे चलता है। बस यही था आपका ट्रायंगल लो। अब मैं आपसे पूछ लूं, अगर जो आपका लेंथ होगा रिजल्टेंट का, वो हमें क्या देगा? वो देगा हमें मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड अगर मैं आपसे पूछता हूं डायरेक्शन कैसे पता चलेगी रिजल्टेंट की, तो आप क्या कहेंगे कि अल्फा हमें पता चलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए से अल्फा जो है कितना एंगल बना रहा है, ए से जो रिजल्टेंट आपका कितना एंगल बना रहा है, उससे आपकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब कर लेता है मैं कहा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, अ बॉय मूव्स 3 मीटर टूवर्ड ईस्ट
देन ही टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। ठीक है, तो क्या था हमारा क्वेश्चन, फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, ये देखो, ये मैं बना ले रहा हूं, इससे आसानी रहती है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट। तो फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। अ बॉय मूव्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब एक बॉय है वो इधर की तरफ चला, ईस्ट की तरफ। कितना, 3 मीटर। अब ये 3 मीटर क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, 3 मीटर ईस्ट। देन ही टेक्स 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, इधर की तरफ गया, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, कितना था इसका, 4 मीटर नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो गया। अब वो पूछता है डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको नहीं पता तो आप पहला पार्ट देख लो जाकर, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, जो आपको ट्रायंगल हो, आपने क्या पढ़ा था, एक की हेड से दूसरे का टेल मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे आप, जो कि सीक्वेंस इसकी तोड़ दे। ठीक है, ऐसे 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 नहीं जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, देखो सीक्वेंस तोड़ दी, तो रिजल्टेंट अब आपको फाइंड करना है। अच्छा, इस रिजल्टेंट का नाम क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती थी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो, इसको ना ऐसे नहीं लिखना होता है, इसी स्क्वायर ऐसे लिखना होता है, और इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉडुलस भी इसको कहते हैं। चलिए, कितना होगा, 25। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, इसका मतलब 5 5। अब आपको एक घोर एकदम इंपॉर्टेंट आपको एक चीज बतानी थी कि ये जो, अगर आपको ऐसा कभी ट्रायंगल दे दिया जाए जिसकी एक साइड 5 4 हो और दूसरी साइड इसकी 3 हो और ये तीसरी साइड इसकी 5 हो, तो ये 4 वाले के सामने वाला जो एंगल होता है ना, ये एंगल, ये हमेशा आपका इक्वल रहेगा 53 डिग्री से। इसके 3 के सामने वाला रहेगा 37 डिग्री। अपने पास नोट में नोट्स कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5। डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे, डायरेक्शन पता लगेगी, देखो पहले वो ईस्ट चला, फिर वो नॉर्थ चला। ठीक है, और डायरेक्शन कुछ उसकी, मतलब कुछ ऐसी फिगर आपकी बनी थी, और ये आपका, मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगी, अल्फा से मिलेगी। आपको इसके लिए अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा कैसे फाइंड करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पर आपको फाइंड नहीं कर सकते, आपको खाली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आपका, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना 53 डिग्री सेल्सियस होता है इसके सामने वाला। ठीक है, और ये वाला आपका 37 डिग्री होता है। साथ आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, मैग्नीट्यूड 5 है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और आपको ऐसे लिख देना है 53 डिग्री सेल्सियस। भैया ये आपका आंसर था। तो अब हमें स्टार्ट करना है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करता हूँ। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसको दो बच्चे खींच रहे हैं आपस में। तो एक बच्चा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहा है, और एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है F2। तो बताओ ये बॉक्स किधर की तरफ मूव करेगा। आप सिंपली कह दोगे, मेरे ख्याल से ये बॉक्स तो इधर की तरफ जाएगा, बीच की तरफ। ठीक है, तो जब ये बीच की तरफ जाएगा तो दोनों फोर्सेस का ये रिजल्टेंट नहीं हुआ, नेट फोर्स क्या हुई, F1 प्लस F2। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। या बस यही होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। बस पैरेललोग्राम लॉ में आपको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना होता है। कैसे, अब हम यही समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं दो वेक्टर ऐसे देता हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना पैरेललोग्राम लॉ में जो दो वेक्टर्स होंगे ना, उसके हमें किसी भी पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल से टेल मिला के रखनी है। टू वेक्टर्स जॉइंट फ्रॉम टेल टू टेल। ठीक है, टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल ही मिली होनी चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ऐसे अपने इमेजिनरी बनाना होगा, ठीक है, ऐसे। और ये जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, यहाँ से निकलेगा इसके बीच में से, ठीक है, मतलब डायगोनल पैरेललोग्राम का, वही आपका रिजल्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ए प्लस बी वेक्टर क्या किस चीज के इक्वल होता है, जल्दी बताओ। आर वेक्टर के इक्वल होता है, और ये आर वेक्टर क्या है, आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो बस यही आपका पैरेललोग्राम लॉ है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, मतलब दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, जॉइंट टेल टू टेल, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेल टू टेल, ट्रायंगल लो में आपने क्या पढ़ा था, वहां पर हेड टू टेल पढ़ा था, ठीक है, एक सीक्वेंस होता था और रिजल्टेंट आपका सीक्वेंस तोड़ता था, बट यहाँ पे आपका टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए, बस यही एक डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब आपको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा और जो उसका डायगोनल होगा वही आपका रिजल्टेंट देगा, ठीक है। रिजल्टेंट का आपका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, वही अल्फा से विद रिस्पेक्ट टू ए से, मतलब ये मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर से जितना भी ऊपर आपका रिजल्टेंट होगा, जितना भी एंगल बना रहा होगा, वही आपका डायरेक्शन बता देगा रिजल्टेंट की, ठीक है। और कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ये पॉइंट, ठीक है। बस यही था आपका पैरेललोग्राम लो। अब एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कहता है, अ वेक्टर ए, मतलब एक वेक्टर है ए, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ वो आ रहा है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या बताया उन्होंने, 10 यूनिट्स, और नाम क्या है, ए वेक्टर। अच्छा, और देख लो ये भी डायरेक्शन भी ना लिख लिया करो जिस तरह वेस्ट में आ रहा है। और उसने क्या कहा, वाइल वेक्टर बी, एक और वेक्टर है बी, हैज द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, 10 यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड, एंड पॉइंट ड्यू साउथ, मतलब साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है, साउथ। ये याद रखा करो, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ठीक है, यही नहीं याद रहता बच्चों को। और इसका नाम लिख लो बी वेक्टर। अच्छा, अब इसने क्या कहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। ए प्लस बी कैसे बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा, कॉमन पॉइंट से निकलता है ना रिजल्टेंट, डायगोनल बताता है ना, पिछले उसमें पढ़ा था आपने स्टेटमेंट में, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होगा। अच्छा, अब आप रिजल्टेंट बताओ कैसे फाइंड कर सकते हो, जल्दी सोचो अपने दिमाग में, पाइथागोरस लगा के। और डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हो, ये ऐसे अल्फा निकाल कर, अल्फा निकालना मैं अभी बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, 10th क्लास में पढ़ा था। तो हम पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 ही होगा, ठीक है, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ठीक है। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी 100 ही होगा क्योंकि ये भी 10 ही है, तो 200 हो गया, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड, इसका रूट इधर आ जाएगा, कितना होगा समथिंग समथिंग, हाँ 10√2 होगा, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब आप डायरेक्शन निकालनी है, देखो अल्फा कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आनी चाहिए जो कि होती है आपकी 10 अल्फा, ठीक है। 10 आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 10, हाइपोटेन्यूज भी आपका 10 ही है, ठीक है, कटिंग होके आपका 1 आ जाएगा, तो 10 अल्फा 1, कौन से 10 की वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है ना, तो आप यहाँ पर 1045 लिख देना, अल्फा क्या हो गया आपका 45। देखो कभी भी ना 10 से 10 काट के नहीं दिखाना, ठीक है, काट के नहीं दिखाते, ये अंडरस्टूड होता है कि अल्फा आपका 45 डिग्री होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये जो आपका अल्फा है ये 45 डिग्री है, तो आपको पता चल गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, कहाँ गया, 10√2 और 45 डिग्री है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें कहता है कि आपको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो, दो वेक्टर कभी भी माइनस नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा, सेकंड पार्ट है ये, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप इसको ऐसे कर सकते हो, a वेक्टर माइनस नहीं प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है, वो भी तो यही बात है यार, ठीक है, ये नेगेटिव बी वेक्टर हो सकता है, यहाँ पर माइनस नहीं हो सकता। अब ये आप बताओ, आपने कहाँ पढ़ा होगा कि आपको बी वेक्टर को अगर माइनस बी वेक्टर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको कहा था कि ए वेक्टर ये है जिसकी यूनिट मैग्नीट्यूड क्या था 10 यूनिट, और बी वेक्टर आपका ऐसे था नीचे की तरफ, ठीक है, इसकी भी 10 यूनिट ही था। अब मैं कह रहा हूं कि आपको माइनस बी वेक्टर आप इसमें प्लस कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, पैरेलल शिफ्टिंग से इसे ऊपर लिख दो, ऊपर ले जाओ ऐसे, ठीक है, देखो पैरेलल शिफ्टिंग से ऊपर ले गया मैं, अब ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये भी इसके इक्वल ही तो है, बस हमने क्या करा, हम माइनस बी वेक्टर तो कर नहीं सकते, तो हमने प्लस कर दिया माइनस बी वेक्टर, ठीक है, हमने प्लस कर दिया माइनस बी वेक्टर। चलिए अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, वही पैरेललोग्राम पूरा करो, इसका जो रिजल्टेंट होगा देखो ये है इसका कॉमन पॉइंट, ठीक है, तो ऐसे, और
इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और अल्फा आपको निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं है, फटाफट से कर लेते हैं इसको। देखो यार ये अंडरस्टूड है, जो इसका रिजल्टेंट है ना वो भी 10√2 ही आएगा, चाहे तो आप करके देख लो, क्योंकि ये आपका 10 था और ये भी आपका 10 ही है, तो जब आप लगाओगे पाइथागोरस ये भी 10√2 ही आएगा और 10 अल्फा भी आपका क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, 45 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और वो जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो आपका आया था ईस्ट साउथ डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में, और ये आया आपका वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। बस यही है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमें ये चीज भी पता चलती है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड तो चेंज सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी इक्वल होंगे? ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, बट इनका जो क्या कहते हैं डायरेक्ट खाली वेक्टर होते हैं ना, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, जिसे कि हम हेड टेल मेथड भी कहते हैं। हेड टेल मेथड क्यों कहते हैं वो आप समझ लेंगे। ठीक है, और एक बात अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, इन दोनों में क्या कॉमन चीज थी? हमें जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है ना, तब हम इन दोनों लॉज को यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ को और आपका पैरेललोग्राम लॉ को। बट हमें जब दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने होते हैं तब हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी, ठीक है, बी सी, और एक वेक्टर है आपके पास डी। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं इनका रिजल्टेंट क्या होगा तो आप बता दोगे यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। भाई रिजल्टेंट क्या होता है? सभी वेक्टर का सम ही तो रिजल्टेंट होता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर आप मुझे इन सभी का रिजल्टेंट बनाकर दिखाओ तो आप कैसे बनाएंगे? पैरेलल शिफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर लिया। देखो जब मैं पैरेलल शिफ्ट करते हैं ना तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना, जितनी इसकी लेंथ है ना उतनी लेंथ यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये बी वेक्टर है, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज करी, ये भी उधर है, ये भी उधर ही शो कर रहा है। अब सी वेक्टर देखो, पैरेलल शिफ्ट करा, थोड़ा सा ऊपर लाके ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ए बी सी। ठीक है, अब जो डी वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कुछ ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे। देखो अब एक बात नोट करना, मैंने क्या कहा था, इसके हेड से बी का टेल, और बी के हेड से सी का टेल, सी के हेड से डी का टेल। ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा वो सीक्वेंस तोड़ देगा, मतलब ऐसे कुछ वेक्टर्स तो ऐसे जाएंगे और जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस तोड़ दी, बस यही है आपका पॉलीगन। अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन ओबेस कॉम्यूटेटिव लॉज। ये जो कॉम्यूटेटिव लॉज है ये आपने आज तक मैथ में पढ़ा होगा, बट अब आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। ठीक है, मान लो अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं तो ये इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। यही कॉम्यूटेटिव लॉ हमें बताता है। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे होगा? अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो आपका ए वेक्टर हो गया, अगर मैं बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा के इधर ले आऊं, ठीक है, तब इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? ये होगा, क्या होगा आपका? बी वेक्टर। अब मैं आपके इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं दूसरा बात करता हूँ। ठीक है, रिजल्टेंट है आपकी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, अब ये कैसे होगा? आपका एक रिजल्टेंट तो ये रहा, मतलब एक वेक्टर तो ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। अगर मैं ये वाला वेक्टर कौन सा था? बी वेक्टर था। अगर मैं ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा के ऊपर ले जाऊं इसके ऐसे, ठीक है, तब इसका रिजल्टेंट ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ना इसका रिजल्टेंट। अगर मैं ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा के ऊपर ले जाऊं, यहां पर कर दूं, तब क्या क्या होगा? बी वेक्टर, देखो ऐसी डायरेक्शन है ना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो दोनों का रिजल्टेंट सेम ही नहीं है क्या? यही नहीं है क्या दोनों का? दोनों बारी यही नहीं है क्या? बस ये था कम्युनिकेटिव लॉ। सेकंड वन आता है हमारा वेक्टर एडिशन इज अ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है?
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसे इक्वल होगा ए प्लस बी वेक्टर के प्लस सी वेक्टर के। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कितने वेक्टर्स आपको गिवन है, 3 वेक्टर गिवन है ना, ए प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर ही तो गिवन है दोनों साइड, और इनका अगर मैं सम कर दूं तो ये किसके गिवन होगा, रिजल्टेंट के। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर मान लो ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और सी वेक्टर मान लो ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखो इधर के साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला साइड लेके चलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी सी, बी सी वेक्टर, अगर बी सी वेक्टर ये रिजल्टेंट होगा बी सी वेक्टर का, और रिजल्टेंट क्या होगा, ये बी प्लस सी, यही तो होगा रिजल्टेंट, इक्वल्स टू आर। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ इतने एरिया को, तो ए प्लस बी सी क्या होगा इनका रिजल्टेंट, ए प्लस बी सी का, ए प्लस बी सी का रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। ए प्लस बी सी का रिजल्टेंट ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ इधर वाले साइड की, देखो ए बी का रिजल्टेंट क्या, ये, ठीक है। अब ए बी प्लस सी, मतलब सी आ रहा, ठीक है, ए बी प्लस सी, इसका रिजल्टेंट भी यही रहा, ठीक है, ए बी प्लस सी, इसका रिजल्टेंट भी तो यही रहा। तो दोनों साइड इक्वल ही नहीं आई, सेम ही रिजल्टेंट नहीं है ये वाला, बस यही था आपका एसोसिएटिव लॉ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ग्राफिकली पढ़े हैं। ये मत समझ लेना आपको एकदम क्लियर हो गया है सब, ठीक है। अभी इसके फॉर्मूलेज भी आएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डालूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे। आज के पार्ट में थोड़े कम न्यूमेरिकल हुए हैं, बिकॉज इतने न्यूमेरिकल हो सकते थे। बाकी आप ट्राई करो, प्रॉब्लम आती है कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।